मंच पर विराजमान केंद्र सरकार में मेरे साथी, इसी धरती के संतान श्रीमान जुएल ओरांव जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और देश में एक और कृषि क्रांति के लिए जो अनेक नई योजनाएं लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे श्रीमान राधा मोहन सिंह, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, इसी धरती के संतान श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान गिरिधर गोमांग जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान अरुण सिंह, हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश के नए अध्यक्ष श्रीमान बसंत पांडा जी, श्रीमान सौदान सिंह, श्रीमान सुरेश पुजारी, श्रीमान केवी सिंह देव, श्रीमान विश्वभूषण जी, श्रीमान दिलीप रे, श्रीमान मनमोहन जी शामल, श्रीमान विजय महापात्र जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय जगन्नाथ। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि जितने लोग यहां पहुंच पाए हैं उससे ज्यादा वहां खड़े हैं। ऐसा जनसागर मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। चारों तरफ मेरी नजर जहां पहुंचती है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। क्या उड़ीसा का मिजाज बदल गया है क्या? मैंने सुना कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी कुछ समय पहले इस इलाके में आए थे। मैं उनका आभारी हूँ, मेरे कार्यक्रम का प्रचार किया। मां समलैकुम और जुहार। आपन मानन को भी मोर जुहार। वीर सुरेंद्र राय, कुंजेल सिंह, बिरसा मुंडा, रेंडो मांझी, गंगाधर मेहर, संत भीम भोई, मान को जन्म देई थी बा, मां मोटी को भी मोर जुहार। भाइयों बहनों, आज मैं सुबह छत्तीसगढ़ में था। और अभी मुझे आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला है। मैं कुछ दिन पहले भी उड़ीसा आया था। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद लिए थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद
बार बार इस धरती को नमन करने के लिए आने का मेरा मन करता है। मैं जब गुजरात में था, मेरा सूरत तो पूरा उड़िया हो गया है। इतना प्यार मुझे देते थे उड़ीसा के लोग, इतना प्यार दिया है कि मैं कभी उस प्यार को भुला नहीं सकता। और यही कारण है कि मेरा आपके साथ एक लगाव हो गया है, अपनापन हो गया है। आपको बार बार मिलने का मन करता है। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी संख्या में शायद ही उड़ीसा में पहले कभी किसान इकट्ठे आए हो। सालों से उड़ीसा का एक स्वभाव रहा है, यहां के लोगों का स्वभाव रहा है, जो चलता है चलने दो भाई, जो होता है होने दो, मुसीबत है तो भाई पता नहीं भगवान रूठ गया है। लेकिन अब उड़ीसा का जवान जो है, वो जवान भी जग गया है, जवान के सपने भी जग गए हैं और जवान के इरादे भी जग गए हैं। और इसलिए अब उड़ीसा का जवान चलता है चलने दो, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, उस मिजाज से काम करने के लिए तैयार नहीं है। उड़ीसा के नौजवान को भी लगता है कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की तरह मेरा उड़ीसा भी आगे बढ़े, मेरा उड़ीसा भी विकास करे। भाइयों बहनों, जिस राज्य में अपरंपार प्राकृतिक संपदा हो, परमात्मा ने जितना दे सकते हैं दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी उस इलाके के लोग गरीब हैं तो चिंता जरा ज्यादा होती है। मैं हैरान हूं, पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के बाद किसी एक प्रदेश के पास सबसे ज्यादा अगर पानी है तो उस प्रदेश का नाम उड़ीसा है। यहां की धरती भी पानीदार है, यहां के लोग भी पानीदार है, पर पता नहीं क्या कारण कि गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। भाइयों बहनों, यहां की हमारी महानदी, यहां की हमारी गोदा नदी, यहां की हमारी ब्राह्मणी, हमारी बैतरनी, न जाने अनगिनत नदियां, ऐसा पानी का भंडार है कि उड़ीसा अगर चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में कृषि के क्षेत्र में नंबर 1 पे आके खड़ा हो सकता है, नंबर 1 पे आके खड़ा हो सकता है। ये ताकत है यहां। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी योजना है कि देश में कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना चाहिए। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना चाहिए। एक जमाना था जब इस देश को पेट भरने के लिए अन्न विदेशों से लाना पड़ता था। सरकार की पूरी मशीनरी, विदेशों से गेहूं आए कि नहीं आए, पोर्ट पर
गेहूं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वहां से गेहूं को देश भर में ले जाने का प्रबंध हुआ कि नहीं हुआ, राज्यों की और केंद्र की आधी सरकार उसी काम में लगी रहती थी। वैसे भी दिन थे, लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री ने देश के किसानों को आह्वान किया, जय जवान जय किसान का मंत्र दिया और देश के किसानों को कहा अब हिंदुस्तान के नागरिकों का पेट हिंदुस्तान का किसान भरेगा, और ये मेरे देश के किसानों ने ऐसी मेहनत की कि आज हिंदुस्तान को बाहर से अनाज मंगवाना नहीं पड़ रहा है। इस देश ने पहली कृषि क्रांति भी देखी है, लेकिन दूसरी कृषि क्रांति कहां होगी? मेरे भाइयों बहनों, आपने सोचा है देश में दूसरी कृषि क्रांति कहां हो सकती है? कहां? आप भी मानते हैं ना उड़ीसा में हो सकती है? मैं भी मानता हूं कि उड़ीसा में हो सकती है। भारत का मानचित्र देखो तो हम देखते हैं पश्चिम का हिंदुस्तान, पश्चिम के हिंदुस्तान में केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है। आपने देखा होगा इस इलाके में बहुत सारी आर्थिक विकास के काम होते हैं, आर्थिक प्रगति के अनेक काम होते हैं। देश भर से लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए इस इलाके की तरफ जाते हैं। लेकिन भारत का पश्चिमी छोर, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, आसाम है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उस इलाके में हमें आर्थिक गतिविधि कम नजर आती है। अगर भारत मां उसका एक इलाका तो समृद्ध हो, लेकिन दूसरा इलाका अगर समृद्धि से वंचित रह जाए तो भारत माता कभी समृद्ध बन सकती है क्या? बन सकती है क्या? तो भारत माता तो तभी समृद्ध होगी जब उसका पूरब और पश्चिम दोनों समृद्ध हो। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी सरकार का इरादा है कि भारत का पूर्वी छोर उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़, झारखंड हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, वहां पर आर्थिक गतिविधि बढ़ानी चाहिए। और यहां पर सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदा है, सबसे ज्यादा पानी है, विपुल मात्रा में जमीन है, मेहनत करने वाला किसान है। अगर इस इलाके में कृषि को आधुनिक बनाया जाए तो हिंदुस्तान में दूसरी कृषि क्रांति भारत के पूर्वी छोर में होगी, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम में होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, हम कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उड़ीसा की तो हालत यह है कि पानी इतना है कि थोड़ी सी भी बाढ़ आ जाए तो भी सारी फसल नष्ट हो जाती है। अगर बारिश ना आए तो कुछ इलाके में सूखा पड़ जाता है, और साइक्लोन आ जाए तो आधे से अधिक उड़ीसा उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। भाइयों बहनों, कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता कि जहां
हमारे देश में किसी न किसी भाग पर प्राकृतिक संकट ना आता हो, किसान को मुसीबत ना आती हो, और इसलिए किसान को इस संकटों से बचाना, किसान की प्रगति उस दिशा में प्रयास करना, उस पर हमने बल दिया है। भाइयों बहनों, 2022 आज से 6 साल के बाद 2022 में भारत की आजादी को 75 साल हो जाएंगे। हमें आजाद हुए 75 साल होने वाले हैं। क्या हमारे देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के हमें आजादी दिलाई, उन महापुरुषों के सपने 2022 में पूरे करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर हिंदुस्तानी ने 2022 तक कुछ न कुछ अच्छा करने का संकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, दिल्ली में आपने मुझे बिठाया है आपकी सेवा करने के लिए। मैं आपका प्रधान सेवक हूं। क्या हम सब मिलकर के केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे सभी मेहनतकश किसान, हम सब संकल्प कर सकते हैं कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम हिंदुस्तान के किसान की इनकम, उसकी आय 2 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। भाइयों, ये सपना देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? क्या हमारे किसान की आय 2022 आजादी के 75 साल में 2 गुना कर सकते कि नहीं कर सकते? भाइयों बहनों, मेरा विश्वास है कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कर सकते हैं। कृषि के साथ हमने और भी चीजें करनी होगी। मत्स्य उद्योग, फिशरीज, आज बहुत बड़ी मांग होती है। इस वर्ष मत्स्य उद्योग में बहुत बड़ा काम हुआ है। इसको और बढ़ाया जा सकता है, और इसलिए उड़ीसा में मत्स्य उद्योग के लिए भी सुविधा है। पशुपालन, आज हमारे यहां प्रति पशु जो दूध उत्पादन होता है, वो दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। दुनिया में पशु दीठ जो दूध उत्पादन होता है, उसकी तुलना में भारत में बहुत कम होता है। भारत में पशु की संख्या बहुत है, लेकिन दूध अभी बढ़ाया जा सकता है। अगर हम उस पर ध्यान केंद्रित करें तो किसान की आय डबल हो सकती है। किसान हनी बी, मध, मधुमक्खी अपने खेत के साथ साथ इसका काम कर सकता है। मधु के द्वारा भी किसान को बहुत इनकम हो सकती है। हमारा किसान पोल्ट्री फार्म, मुर्गी रखे, अंडे बेचे, ये भी किसानी के साथ साथ कर सकता है। इसको हम बल देना चाहते हैं। और जो फसल किसान बोता है, उसमें प्रति हेक्टर ज्यादा उत्पादन कैसे बढ़े, वो जो पैदा करता है वो अच्छा पैदा कैसे हो, इन सारी बातों को ध्यान में रख के ये सरकार आगे बढ़ रही है। किसान को सबसे पहली जरूरत होती है कि उसको पानी मिलना चाहिए। अगर किसान को अपने खेत में पानी मिलता है तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत किसान में होती है।
वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता। और इसलिए हमने योजना बनाई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पिछले 60 साल में आजादी के बाद कृषि सिंचाई में जितना काम हुआ है उससे ज्यादा काम 2022 के पहले हम करना चाहते हैं ताकि हमारे किसान की आय डबल हो जाए। दूसरा काम है हमारी जमीन की चिंता। भाइयों बहनों, ये हमारी भारत माता है, भारत माता। अगर वो अपना रसकस छोड़ देगी तो हम उसके संतान भूखे मर जाएंगे। और इसलिए हमारे जमीन की तबीयत अच्छी रहे, हमारी जमीन की बर्बादी से हम बचाएं, ये बहुत जल्दी करने की जरूरत पैदा हुई है। क्योंकि हमने अनाप शनाप फर्टिलाइजर डाला, अनाप शनाप दवाइयां डाली और वो दवाइयां ही हमारी जमीन की बीमारी का कारण बन गई। और इसलिए एक बार हमें जांच करवानी चाहिए कि हमारी जमीन कैसी है, वो तंदुरुस्त है कि नहीं, उसमें कोई बीमारी तो नहीं आई है, उसमें कोई कमी तो नहीं आई है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जैसे मनुष्य का हेल्थ कार्ड होता है वैसे ही हमने जमीन का सॉइल हेल्थ कार्ड का योजना लागू किया है। लेबोरेटरी में जांच की जाएगी आपकी जमीन कैसी है, क्या बीमारी है, क्या अच्छाई है, किस फसल के लिए योग्य है। आज सॉइल हेल्थ कार्ड का काम पूरे देश में तेज गति से चल रहा है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हम बीमार हो जाएं और बीमार होकर के पैथोलॉजी में जाकर के ब्लड टेस्ट करवाएं और डॉक्टर रिपोर्ट करे कि आपको डायबिटीज है। अगर डायबिटीज कहने के बाद भी मिठाई खाना चालू रखेंगे तो तबीयत ठीक होगी क्या? नहीं होगी। एक बार रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट ने कहा कि भाई आपको डायबिटीज है तो आपको अपनी खाने की, रहने की आदत बदलनी पड़ती है, शरीर को थोड़ा श्रम कराना पड़ता है। जमीन में भी सॉइल हेल्थ कार्ड आ गया, विज्ञान ने बता दिया कि भाई ये बीमारी है, ये कमी है, तो उसके बाद हमने उसका उपाय करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, इस फसल के बजाय वो फसल बोनी चाहिए। अगर ये करेंगे तभी हमें जमीन की भी रक्षा होगी और ज्यादा फसल की संभावना होगी। और इसलिए जमीन की चिंता। दूसरी बात, हमारा जो फसल का चक्र होता है, उस फसल के चक्र में अगर बीच में हम दलहन की खेती करते हैं तो हमारी जमीन को एक नई मजबूती मिलती है, नाइट्रेट्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आवश्यकता है कि वैज्ञानिक तरीके से फसल चक्र के बीच में कभी हम दलहन की भी खेती करें। यह प्रयोग करने से क्या होता है कि जो हम परंपरागत खेती के उपाय कर करके अटके पड़े हैं उससे हम बाहर आ सकते हैं। खेती में भी मैं हर किसान को कहता हूं, हमने 3 हिस्से करने चाहिए खेती में। 1/3 हमारी किसानी, 1/3 हमारे खेत की सीमा पर, जहां दूसरे खेत से सीमा सटी हुई है, वहां टिम्बर की खेती, ऐसे पेड़ों की खेती जिससे टिम्बर मकान बनाने के अंदर काम आता है, फर्नीचर बनाने में काम आता है। आज देश अरबों खरबों रुपयों का टिम्बर विदेशों से लाता है। अगर मेरा किसान अपने खेत के किनारे पर टिम्बर की खेती करे तो जब घर में बेटी पैदा हुई हो, शादी करने का समय होगा, 3-4 पेड़ बेच देगा, बेटी की शादी का खर्चा निकल जाएगा। ये ताकत होती है।
और एक तिहाई पशुपालन करे, मधुमक्खी का करे या पोल्ट्री फार्म करे या फिशरीज करे, ऐसे किसानी को 3 खंभों पे खड़ा करना चाहिए। और उसके लिए राज्य सरकारों को, भारत सरकार की तरफ से किसानों को हर प्रकार की मदद पहुंचाने का प्रयास होता है। जो राज्य सरकारें सक्रिय हैं, जागरूक हैं, वो उसका भरपूर फायदा उठाती है। मैं अभी मध्य प्रदेश गया था 2 दिन पहले। मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य हुआ करता था, लेकिन वहां के शिवराज सिंह सरकार ने पानी का ऐसा प्रबंध किया, सिंचाई का ऐसा प्रबंध किया, 12 लाख हेक्टेयर की धरती से 32 लाख हेक्टेयर पर पानी पहुंचा दिया। और आज हिंदुस्तान में कृषि पैदावार में वो नंबर 1 पर आकर के खड़े रह गए। उड़ीसा में भी संभव है भाइयों, यहां भी संभव है। और इसलिए हम इस बात पर बल रहे हैं। और एक संकट है, प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उसको रक्षा कौन देगा? बीमा योजनाएं बहुत आई, लेकिन किसानों का बीमा योजना पर कोई भरोसा नहीं पड़ा। किसानों ने बीमा योजनाएं लेने से मना कर दिया। गांव में अगर 100 किसान है तो मुश्किल से 20 किसान फसल बीमा लेते थे। 80 किसान उसकी ओर देखने को तैयार नहीं थे, सुनने को तैयार नहीं थे। और ये 20 लोग भी धीरे धीरे भाग जाते थे। उनको लगता था ये तो पैसे तो जाते हैं, लेकिन मुसीबत के समय कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो किसान लगातार फसल बीमा के लिए शिकायत करते थे। मैं जब दिल्ली आया तो मैंने सोचा कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। मैंने किसानों से बातचीत की, सरकारों से बातचीत की, बीमा कंपनियों से बातचीत की, वैज्ञानिकों से बातचीत की, लगातार चर्चा करता रहा। उसकी कमियां कैसे दूर करूं, इसी पर लगा रहा। और भाइयों बहनों, आज मुझे खुशी है, इतना मंथन करके, इतनी सलाह मशवरा करके, छोटे से छोटे किसान के भी विचारों को सुनने के बाद अब जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी है, अभी तक किसी ने इसकी आलोचना नहीं की है। हर किसी ने इसका स्वागत किया है। विरोधियों ने भी स्वागत किया, हमारे टीकाकारों ने स्वागत किया, किसानों ने स्वागत किया, राज्य सरकारों ने स्वागत किया। भाइयों बहनों, उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आज हिंदुस्तान के कोने कोने में स्वागत हो रहा है। भाइयों बहनों, लेकिन मुझे सिर्फ स्वागत हो, इतने से समाधान नहीं होगा, इतने से संतोष नहीं होगा। आपने वाहवाही कर दी इसलिए मैं चैन से बैठ जाऊं, ये मोदी का स्वभाव नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे पहला एक काम करना है। आप मेरी मदद करोगे? सबके सब बताओ, करोगे मदद? सब मदद करोगे? पक्का मदद करोगे? देखिए, अब तक 100 में से सिर्फ 20 किसान फसल बीमा लेते थे। क्या हम मेहनत करके उसको अभी 50 तक भी पहुंचा सकते हैं क्या? 100 में से कम 50 लोग तो बीमा लेंगे हमारे गांव में, ये हम कर सकते हैं क्या? क्या मेरी मदद करोगे? मेरी बात पहुंचाओगे? किसानों को समझाओगे? देखिए, ये फसल बीमा का मामला ऐसा है कि जितने किसान ज्यादा फसल बीमा लेंगे, उतना भारत सरकार की खजाने से पैसा ज्यादा जाएगा। तो सरकार का तो हित इसी में होता है। सरकार तो यही कहेगी कि कम लोग बीमा लो
ताकि सरकारी खजाने से पैसा न जाए। लेकिन मैं तो किसानों के लिए जीता हूं, किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूं, इसलिए सामने से कहता हूं कि बीमा लो। अरे दिल्ली की तिजोरी से पैसा जाएगा तो जाएगा, किसान के ही तो काम आने वाला है। भाइयों बहनों, बीमा ऐसा है कि अगर आप 600 रुपया अगर प्रीमियम देना पड़ता है किसान को, तो भारत सरकार को 6,000 रुपया देना पड़ेगा। आप अगर 600 रुपया देना पड़ेगा तो भारत सरकार को 6,000 रुपया देना पड़ेगा। और अगर नुकसान हो गया और आपका बीमा मंजूर हो गया तो 600 रुपये में आपको 30,000 रुपये का बीमा मिल जाएगा। 30,000 रुपये। पहले ऐसा नहीं था भाइयों बहनों। पहले एक और मुसीबत थी कि किसान फसल बीमा का प्रीमियर भांति भांति का रहता था। मुझे बताया गया उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 14% प्रीमियम देना पड़ा और रकम आधे से भी कम मिली, और वो भी जिस बैंक से लोन लिया था उस बैंक को सीधी सीधी चली गई, किसान का जेब तो खाली रहा। ये कमियां हमने दूर कर दी है। भाइयों बहनों, अब किसान बीमा लेगा तो जितने का बीमा लेगा, अगर नुकसान हुआ तो पूरे का पूरा दाम उसको मिल जाएगा। बैंक से लोन लिया हो तो भी मिलेगा, नहीं लिया तो भी मिलेगा। ये पहले नहीं था। भाइयों बहनों, पहले किसान अच्छी मौसम हो जाए, बारिश अच्छी हो जाए, समय पर हो जाए और ढेर सारी फसल पैदा हो जाए, बिल्कुल 100% पक्का, और खेत के अंदर फसल काट करके सारा ढेर किया हो धान का, अब किसान इंतजार करता हो कि किसी का ट्रैक्टर लाएंगे और उठा करके मंडी में ले जाएंगे। और इतने में आया अचानक बारिश आ जाए, इतने में अचानक नुकसान हो जाए तो किसान को फसल बीमा नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, इस फसल बीमा योजना में हमने व्यवस्था की है कि धान पकने के बाद, फसल कटने के बाद खेत में अगर ढेर किया हुआ है और 14 दिन के भीतर भीतर कोई आपत्ति आ गई और उस ढेर का नुकसान हो गया तो किसान को फसल बीमा मिलेगा, उसके पैसे मिलेंगे। भाइयों बहनों, पहले तो क्या था कि 25-30 गांव के बीच में हिसाब किताब रहता था। 10 गांव में सूखा पड़ गया, 20 गांव में सूखा नहीं पड़ा तो सरकार हिसाब लगाती थी कि सबका तो एवरेज ठीक हो गया, तो 10 वालों को कुछ नहीं मिलता था। हमने कहा है कि अगर नुकसान छोटा भी होगा, जैसे ओले गिरे, 2 खेत में ही ओले गिरे, बाकी कहीं नहीं गिरे, तो पुराना नियम तो ऐसा था उस किसान को कुछ नहीं मिलता था। हमने तय किया कि छोटे से इलाके में भी ओले गिरे और 1 या 2 किसान का भी नुकसान हो गया तो भी उस नुकसान को नुकसान माना जाएगा, उसको फसल बीमा दिया जाएगा। भूस्खलन हो गया, पहाड़ों में होता रहता है। अब कोई भूस्खलन पूरे जिले पर थोड़ा गिरता है, पूरे तहसील पे थोड़ा गिरता है, 2-4 खेत पे गिरता है, तो वो बेचारा कहां जाएगा। हमने तय किया अगर भूस्खलन के कारण ऐसे किसी किसान की जमीन बर्बाद हो गई तो उसको भी फसल बीमा मिल जाएगा। ऐसी बातों को किया है जो सच अर्थ में किसानों के साथ बैठ करके उनको समझा करके, उनकी मुसीबतों को समझ करके ये पक्की योजना बनाई है। और इसलिए मैं आज विशेष रूप से उड़ीसा आया हूं। ये जगन्नाथ की धरती से
ये मेरे किसान भाइयों बहनों को प्रार्थना करने आया हूं कि सरकार की प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना को समझिए, इस फसल बीमा योजना का फायदा उठाइए और आप निश्चिंत हो जाइए। परमात्मा रूठ जाएगा, सरकार नहीं रूठेगी, ये मैं आज आपको वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, हमारे यहां आपदा आती है जब, तो पहले नियम था कि अगर 50% नुकसान हुआ है, 50% से ज्यादा, तभी आपको मुआवजा मिलेगा। अगर 49% हुआ तो खेल खत्म, गए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। भाइयों बहनों, हमने वो नियम बदल दिया। आजादी के बाद पहली बार दिल्ली में ऐसी सरकार आई है जो किसानों के लिए सोचती है, किसानों के लिए करती है, और हमने 50% का नियम तोड़ करके 33% पर ले आए। 1/3 नुकसान हुआ होगा तो भी उसको नुकसान माना जाएगा और आपदा प्रबंधन से उस किसान को मुआवजा दिया जाएगा। पहले जितना मुआवजा दिया जाता था उससे हमने 1.5 गुना कर दिया। एक और महत्वपूर्ण बात की हमने, पहले आपदा के कारण ओले गिर गए, बारिश आ गई तो फसल पैदा होती थी, लेकिन कोई न कोई उसमें कमी होती थी। रंग ठीक नहीं होता था, कोने टूट जाते थे, गेहूं है तो छोटा होता था, तो सरकार उसको हाथ नहीं लगाती थी, और अगर लगाती थी तो कहती थी आधे दाम में देना है तो दे दो। हमने नियम बनाया है, प्राकृतिक आपदा के कारण अगर आपकी पैदावार में कलर ठीक नहीं है, कोना टूट गया है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो भी सरकार पूरी की पूरी फसल खरीद लेगी और किसान को उसका दाम देगी। ये निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय पहली बार देश में हुआ। भाइयों बहनों, किसानों के कल्याण के लिए हमने हमारे मंत्रालय का नाम भी, पहले कृषि मंत्रालय था, उसके साथ हमने अब किसान कल्याण शब्द जोड़ दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कृषि भी हो, किसान का कल्याण भी हो, और इसलिए इन सारी योजनाओं को किसान कल्याण के साथ जोड़ करके हम लाए। भाइयों बहनों, ये सरकार किसानों के लिए कैसे सोचती है। मैं 2014 में मैंने देखा कि मुझे मुख्यमंत्रियों के पत्र धमाधम आते थे। कुछ मुख्यमंत्री तो हर हफ्ते एक चिट्ठी लिखते थे, और सारे मुख्यमंत्रियों की एक शिकायत रहती थी कि मोदी जी आपकी सरकार बन गई, हम यूरिया से परेशान हैं, यूरिया मिले ऐसा करो। कुछ हमारे एमपी बताते थे कि साहब हमारे यहां यूरिया के लिए कतार लगाने के लिए लोगों को रात रात जगना पड़ता है, यूरिया नहीं मिलता है। कुछ जगह पे तो अखबार में खबर आती थी कि यूरिया का कालाबाजारी हो रही है। कुछ जगह से खबर आती थी कि यूरिया लेने के लिए किसानों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। भाइयों बहनों, यूरिया के साथ ये सारे संकट आप जानते हैं। पहली बार 2015 में एक भी मुख्यमंत्री ने मुझे यूरिया के लिए चिट्ठी नहीं लिखी है, एक भी एमपी ने यूरिया के लिए शिकायत नहीं की है, एक भी जगह पे यूरिया की कालेबाजारी का खबर नहीं आया है, एक भी जगह पर यूरिया लेने आए किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है। क्यों? हमने यूरिया की नीति में बदल कर दिया। यूरिया का उत्पादन देश आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन इस सरकार के समय हुआ है, और काले बाजारी करने वालों की हिम्मत इस सरकार में नहीं है किसी की। लोगों को लगता है भाई अभी मोदी है तब तक ठहरो, भूखे मरेंगे लेकिन कुछ गलती नहीं करेंगे, मूड बना है। भाइयों बहनों, हमने यूरिया में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया। हमने यूरिया में निर्णय किया
कि अब नीम कोटिंग यूरिया होगा। क्योंकि यूरिया क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि यूरिया सब्सिडाइज होता था तो केमिकल फैक्ट्री वाले यूरिया चोरी कर जाते थे। ट्रकें भर भर के केमिकल फैक्ट्री में चला जाता था और सस्ते में वो अपना केमिकल बनाने के लिए उसका उपयोग करते थे, किसान के पास जाता ही नहीं था। अब नीम कोटिंग करने के कारण 5 ग्राम यूरिया भी किसी केमिकल फैक्ट्री को काम नहीं आएगा। वो खेती के सिवाय कहीं काम ही नहीं आ सकता है। ऐसी व्यवस्था कर दी है, इसलिए यूरिया की चोरी अटक गई। और भाइयों बहनों, ये आजकल आपने देखा होगा, सुबह शाम मेरे पर तूफान चलता रहता है। कुछ लोग लगे रहते हैं। एक तो बेचारे पचा नहीं पा रहे कि मोदी प्रधानमंत्री बन कैसे गया। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन कैसे गया, इनके गले नहीं उतरता है। दूसरा, मैंने कुछ चीजें ऐसी की है, इसके कारण इन लोगों को बहुत परेशानी है। मुझे बताइए, ये यूरिया का नीम कोटिंग हुआ तो केमिकल वालों के यहां जो चोरी होती थी तो उनको मोदी पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मोदी के खिलाफ कुछ भी होगा तो उसको वो मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? हो हल्ला चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? चलाएंगे। पहले विदेशों से धन आता था, कुछ एनजीओ को हमने कहा भाई आए भले आए, हिसाब तो दो। हमने हिसाब मांगना शुरू किया तो वो सारे इकट्ठे हो गए, मोदी को मारो, मोदी को मारो, हमसे हिसाब मांग रहा है। मुझे बताइए भाई, देश में अंदर आने वाले पैसों का हिसाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? पाई पाई का हिसाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर विदेशों से धन आता है तो धन कहां खर्च किया वो देश को पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कानून में लिखा हुआ है। लेकिन जब से हमने हिसाब मांगना शुरू किया तो ये सारे इकट्ठे हो गए और सुबह शाम षड्यंत्र करते हैं कि मोदी को कैसे खत्म किया जाए, मोदी सरकार को कैसे हटाया जाए, मोदी की बेइज्जती कैसी की जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने मुझे चुना है इन बीमारियों से देश को बाहर लाने के लिए, और मैं इस काम को कर रहा हूं। मुझ पर जितनी बितनी होगी बितने दो, लेकिन आपने मुझे जो काम दिया है उस रास्ते से मैं चलित होने वाला नहीं हूं, रुकने वाला नहीं हूं, थकने वाला नहीं हूं, और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं परेशानियां किस बात की हो रही है, मैं जानता हूं क्या चूभता है इन लोगों को, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा, देश को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हम यूरिया का नीम कोटिंग किया। कुछ लोगों को परेशानी होगी, लेकिन मेरे देश के कोटि कोटि किसानों का भला होगा। और नीम कोटिंग से दूसरा भी फायदा है। गांव की गरीब महिलाएं अगर ये नीम के जो फल होते हैं, खली होती हैं, उसको अगर इकट्ठा कर दें तो अब बहुत बड़ा बाजार मिलने वाला है। क्योंकि नीम कोटिंग करने के लिए नीम के पेड़ का जो तेल निकलता है उसकी जरूरत पड़ती है। गांव को एक नया उद्योग मिल सकता है। और दूसरा, नीम कोटिंग वाला यूरिया डालने से जमीन को नुकसान कम होता है। जमीन को अगर पहले 10 किलो यूरिया की जरूरत पड़ती थी तो नीम कोटिंग से 7 किलो से चल जाता है। और इसलिए ये नीम कोटिंग से किसान का भी भला होने वाला है। इन दिनों हम स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मोदी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बात करता है, मतलब ये तो बेंगलोर हैदराबाद के लिए करता है। जी नहीं, ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हिंदुस्तान के गांवों में भी हो सकता है। मैं नौजवानों को उदाहरण देता हूं। आपके उड़ीसा में चावल की खेती होती है, पैडी पैदा होती है। उसका जो छिलका होता है, उसका जो तेल निकलता है, आज वो दुनिया में खाने के लिए उत्तम तेल माना जाता है।
बहुत बड़ी मात्रा में भारत से सबसे महंगा तेल अगर विदेश जाता है तो ये चावल के छिलके से निकला हुआ तेल जाता है। क्या उड़ीसा में मेरे नौजवान स्टार्टअप के लिए आगे आ सकते हैं? जिले में एक एक ऐसा चावल के छिलके से निकलने वाला तेल का काम शुरू करें। दुनिया के बाजार में पैसा मिल सकता है। हम मुद्रा योजना से पैसा देने के लिए तैयार हैं। हम स्किल डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हैं। हम टेक्नोलॉजी की समझ देने के लिए तैयार हैं। नौजवान इनोवेशन करने के लिए तैयार है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मेरे किसान को भला करने के लिए काम आ सकता है। तो भाइयों बहनों, ऐसी अनेक विध योजनाओं को लेकर के, चाहे पाक फसल बीमा योजना, आज मेरे देश के किसानों को सुरक्षा देने के लिए मैं लेके आया हूं। मैं सभी किसान भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं कि आज भी, और एक बात सुनिए, मुझे अभी गल्फ कंट्रीज के क्राउन प्रिंस मिलने आए थे, दुबई, अबू धाबी, आप सब जानते हैं। उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बताई। बोले, मोदी जी हमारे पास धन के तो भंडार है, तेल भी बहुत है, और आने वाली पीढ़ियों तक तेल निकलेगा, तेल बेचेंगे और पैसा कमाते रहेंगे, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे यहां पानी नहीं है, फसल पैदा होती नहीं है, रेगिस्तान है। हम सब लोग आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसान जो पैदा करेंगे उसी से हमारे गल्फ कंट्रीज के देशों के लोगों का पेट भरेगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, दुनिया का बाजार आपका इंतजार कर रहा है। दुनिया के देशों का पेट भरने का काम आज मेरा देश का किसान कर सके, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। और इसलिए मैं कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता हूं, किसान को ताकतवर बनाना चाहता हूं, और मेरे देश के किसान की ताकत से मेरा देश मजबूत होने वाला है, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप सब लाखों की तादाद में आए, मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी भीड़ और इतना प्यार, मुझे किसान का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उज्जवल भविष्य नजर आ रहा है। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जय जवान जय किसान का मंत्र लेकर के हम आगे बढ़े, यही मेरी प्रार्थना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। माननीय प्रधानमंत्री को आम दल तरफ समस्त तरफ जिते चाषी आछंती